हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अनुरंजन भारद्वाज पर। हम लोग आज भारत की शिक्षा के विकास के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 1781 से लेकर के 1794 तक जितने भी शिक्षा से संबंधित आयोग एवं उनसे संबंधित अन्य घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स का क्या योगदान रहा है एशियाटिक सोसाइटी तथा विलियम जोन्स और चार्ल्स विल्किंस का क्या योगदान रहा है, साथ ही साथ जोनाथन डंकन ने शिक्षा के लिए क्या किया है हमारे भारत में। इसके अलावा चार्ल्स ग्रांट, लॉर्ड वेलेस्ली, ईसाई मिशनरी, 1813 का चार्टर एक्ट, वुड डिस्पैच, हंटर आयोग जैसे सभी आयोगों को हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ सबसे आखिरी में जो स्वतंत्रता पश्चात जो सर्वप्रथम आयोग बना था 1948-49 में, हम लोग वहां तक आज के इस लेक्चर में जाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग शिक्षा के विकास में वॉरेन हेस्टिंग्स का क्या योगदान रहा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स दोस्तों हम लोग जानते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1773 से लेकर के 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे। इनका शिक्षा में योगदान, इन्होंने 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया था और इसका उद्देश्य था कि जो अंग्रेज प्रशासक हैं उनको अरबी एवं फारसी का ज्ञान हो। ठीक है, तो याद रखने की बात है कि 1781 में कलकत्ता के अंदर मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले की थी। इसके बाद एक और नाम आता है जिनका जो है विलियम जोन्स। इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, और इनका उद्देश्य था, एशियाटिक सोसाइटी का उद्देश्य था भारतीय संस्कृति को समझना। तो अगर हम एशियाटिक सोसाइटी के अंदर किए गए कार्यों को देखें तो सबसे पहले 1784 में सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहला पुस्तक जिसका कि अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था वो था श्रीमद् भागवत गीता। उसके बाद 1787 में हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद हुआ। फिर 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद हुआ। 1792 में गीत गोविंद और मनुस्मृति का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। मनुस्मृति का नाम कोड ऑफ हिंदू लॉ या जेंटू लॉ दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जोनाथन डंकन। 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके बाद देखते हैं चार्ल्स ग्रांट और लॉर्ड वेलेस्ली। चार्ल्स ग्रांट दोस्तों भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है जिनका नाम है ग्रेट ब्रिटेन की एशियाई प्रजा की सामाजिक स्थिति। ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई प्रजा की सामाजिक स्थिति। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो इन्होंने गैर सैनिक अधिकारियों के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में किया था। ठीक है, जिसमें कि जो हमारे ICS ऑफिसर्स होते थे उनकी ट्रेनिंग इंडिया में फोर्ट विलियम के अंदर की जाती थी। लेकिन यह 1802 में बंद हो जाता है, जिसके बाद अधिकारियों का प्रशिक्षण जो है वो हैनवरी कॉलेज लंदन में किया जाने लगता है। ठीक है, तो अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए ये जो ICS ऑफिसर थे इनके प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है, और जो 1802 में बंद कर दिया जाता है और उसके बाद जो यहाँ के जो ICS ऑफिसर्स थे उनका ट्रेनिंग जो है वो हैनवरी कॉलेज लंदन में प्रारंभ कर दिया जाता है। आगे बात करें कि शिक्षा में कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरियों का भी योगदान रहा है। तो इसमें हम लोग देखें तो ईसाई मिशनरी द्वारा 26 भारतीय भाषाओं में बाइबिल का अनुवाद किया गया ताकि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। शिक्षा से संबंधित घटनाओं का क्रम हम लोग देखें, जो भी घटनाक्रम है उसकी चर्चा करें। तो सबसे पहले इन सभी जो अभी तक हमने देखा, लॉर्ड वेलेस्ली तक 1800 में जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है वहां तक, और उसके बाद 1813 में चार्टर एक्ट लागू होता है। हम लोग आगे देखेंगे इसमें कि चार्टर एक्ट में क्या था। फिर 1835 में जब विलियम बेंटिक जो भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, ठीक है, तो विलियम बेंटिक जो है वो गवर्नर जनरल बनते हैं। तो उस समय में एक आंग्ल प्राच्यवाद जो है वो शुरू हो जाता है। वहां से फिर ये आंग्ल प्राच्यवाद का मतलब है कि भारत में कौन सी शिक्षा दी जाए, इस बात का विवाद जो है खुद अंग्रेजों में था। तो
हम लोग देखेंगे वहाँ पे कि क्या विवाद है, इसका सोल्यूशन क्या निकल कर के आया। फिर 1854 में वुड डिस्पैच आता है। फिर 1882 में हंटर आयोग, उसके बाद 1904 में रेले आयोग, 1917 में सैडलर, 1929 में हार्टोग, और फिर एक वर्धा शिक्षा योजना होता है। ये जो है 1937 में आता है। फिर उसके बाद 1944 में सबसे अंतिम, जो कि सर्जेंट योजना है, इसको हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग इन सभी घटनाओं को याद करने के लिए एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जैसे वोहुरा साहावसर, वो मतलब वो डिस्पैच, ठीक है, 1854 में वो डिस्पैच। हु मीन्स हंटर, रा मीन्स रेले, सा फॉर सेडलर, ह फॉर हार्टोग, वी फॉर वर्धा। अगर आप वी को हटा भी दे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये भारतीय लोगों द्वारा लाया गया योजना था। अगर हम ब्रिटिशर्स के आयोगों की बात करें तो वो ये सब हैं, वो हुरा साहा सर, ठीक है, और सर मीन सर्जेंट योजना। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं इसको, वो हुरा साहा सर, क्योंकि कई बार हमको क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित आयोगों को उनके कालानुक्रम के अनुसार सजाएं, तो वहाँ पर ये ट्रिक कहीं ना कहीं हमें काम आएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करें, सबसे पहला 1813 का चार्टर एक्ट। तो लॉर्ड मिंटो के काल में यह 1813 का चार्टर एक्ट जो है वो लाया जाता है। इसमें शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का निवेश जो है उसका प्रावधान किया जाता है, ठीक है। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष जो है वो निवेश किया जाएगा। अच्छा, इसका उद्देश्य होता है एकीकृत बाजार का निर्माण करना। मतलब ये है कि आप देखेंगे कि 1800 का जो पीरियड है, ये जो पीरियड है, इस समय में ब्रिटेन में औद्योगिकरण जो है वो जोर शोर से चल रहा है, ठीक है। औद्योगिकरण जो है जोर शोर से चल रहा है, और इस औद्योगिकरण के कारण जो भी उत्पाद प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट वहाँ पे बनाए जा रहे हैं उसको बेचने के लिए तो एक मार्केट चाहिए, है ना, बाजार चाहिए। अब ये लोग जो मशीनीकृत बाजार बना रहे हैं, ये मशीनीकृत जो उत्पाद बना रहे हैं, उनको पहनने और उनके उपयोग के लिए एक ऐसे बाजार की आवश्यकता है इनको, जहाँ पर कि जो ये सामान बना रहे हैं उनके अनुसार लोगों की सोच हो, उनके अनुसार लोगों का संस्कृति हो, ठीक है। तो उस वजह से इन्होंने भारत में जो है शिक्षा के विकास पर जोर दिया, ताकि भारत का जो लोकल, जो यहाँ का जो परिधान है, यहाँ का जो वस्त्र है, यहाँ का जो रहन सहन खान पान है, उसको परिवर्तित कर ब्रिटेन जैसा बनाया जा सके। तो कई बार एक स्टेटमेंट हम लोगों को सुनने को मिलता है कि कुछ वाइसराय या फिर कुछ गवर्नर जनरल ऐसा कहे हैं कि उन्हें ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है जो देखने में भारतीय हो लेकिन सोचने और समझने में वो ब्रिटिशर्स जैसा हो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये शिक्षा व्यवस्था को रिफॉर्म्स करने का, उसमें सुधार लाने का एक ही कारण था, ठीक है, ताकि जो औद्योगिकरण के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए एकीकृत बाजार का निर्माण किया जा सके। क्लियर? इसमें अंग्रेजों का ऐसा कुछ नहीं था कि वो हमारा समाज सुधार करना चाहते हैं या फिर कुछ और, वो अपने स्वार्थ के लिए ये सब कर रहे थे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस बीच में जब 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष जब इसका अनुमोदन हो गया 1813 के चार्टर एक्ट में, तो अब आता है कि इसको खर्च कैसे किया जाए। तो इसको खर्च कैसे किया जाए, इसके लिए जो लॉर्ड बेंटिक है, विलियम बेंटिक, ठीक है, जब वो गवर्नर जनरल बनते हैं तो उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि क्या शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में और क्या जो वेस्टर्न एजुकेशन है, ठीक है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है यानी कि पाश्चात्य शिक्षा है, उसको दी जाए, पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दी जाए, या फिर पाश्चात्य शिक्षा वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि स्थानीय भाषा में दी जाए, या फिर यहाँ की जो प्राचीन जो शिक्षा है, जैसे कि जो गुरुकुल या मदरसे में जो शिक्षा दी जाती थी, उनको स्थानीय भाषा में दी जाए। तो ये एक तरह से विवाद जो है उत्पन्न हो गया। तो इसी विवाद को हम लोग कहते हैं आंग्ल प्राच्य विवाद, ठीक है। मुद्दा क्या था, भारत में कौन सी शिक्षा दी जाए तथा शिक्षा के माध्यम
क्या होना चाहिए, ये मुद्दा है। और इसमें दो ग्रुप बन करके आते हैं, ठीक है, दो गुट बन करके आते हैं। एक है पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक और दूसरे हैं प्राच्य शिक्षा के समर्थक। क्लियर? पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक और प्राच्य शिक्षा के समर्थक। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में देने की वकालत करते हैं, जबकि प्राच्य शिक्षा के समर्थक प्राचीन शिक्षा अरबी एवं संस्कृत भाषा में देने की बात करते हैं। ठीक है, इनके समर्थन जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक हैं उनमें मैकाले, ट्रेविलियन, राजा राम मोहन राय आदि जैसे नाम आते हैं, जबकि जो प्राच्य शिक्षा यानी कि भारतीय प्राचीन शिक्षा को दिए जाने के संबंध में जो समर्थन करते हैं उनमें प्रिंसेप और विल्सन जैसे नाम हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि इसमें एक और गुट है जो कि इस पाश्चात्य शिक्षा को यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन को वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि स्थानीय भाषा में देने की बात करते हैं। ठीक है, चलिए एक अलग भी गुट था जो मानते थे कि पाश्चात्य शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए। इसमें मुनरो और एल्फस्टीन का नाम हमें देखने को मिलता है। विवाद का समाधान जो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा एक समिति बनाकर किया गया, जिसकी अध्यक्षता मैकाले ने की। 2 फरवरी 1835 को मैकाले मिनट जारी किया गया, यानी कि जो मैकाले का वो जो समिति है जिसके अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया था, उनके द्वारा जो जारी रिपोर्ट है जिसको हम लोग मैकाले मिनट कहते हैं, 2 फरवरी 1835 को किया जाता है। ठीक है, और उसमें जो सिफारिशें थी हम लोग उन सिफारिशों को थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। मैकाले समिति गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा बनाया गया, अध्यक्ष कौन थे? मैकाले। और जो रिपोर्ट है 1835 में मैकाले मिनट के रूप में सामने आता है। मैकाले का कथन था कि भारत में भारतीय एवं अरबी के सभी साहित्य एवं ग्रंथ यूरोप के एक लाइब्रेरी के एक रैक के बराबर नहीं है। इस तरह का अगर मानसिक असंतुलन हो तो वो क्या ही शिक्षा का रिफॉर्म कर सकता है, हम लोग समझ सकते हैं इस बात को। आइए क्या सिफारिश किया है इसको हम लोग देखते हैं। भारत में शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जानी चाहिए, जिसे हम भारत में एक ऐसे वर्ग को तैयार कर सके जो देखने में तो भारतीय हो मगर मानसिक रूप से ब्रिटिशर्स हो, ताकि एकीकृत बाजार का निर्माण हो सके। हमने पहले भी आपको ये बात कही है कि इनकी सोच यही थी कि इस तरह का एकीकृत बाजार निर्माण करना है जहां पर कि औद्योगिकरण से उत्पन्न हो रहे उत्पादों को बेचा जा सके। ठीक है, वो केवल और केवल एक मार्केट बनाना चाह रहे थे अपने लिए। तो 7 मार्च 1835 को बेंटिक द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान कर दिया गया और भारत में अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य शिक्षा को लागू कर। पाश्चात्य शिक्षा मतलब वेस्टर्न एजुकेशन। ओके, जो हम लोग साइंस पढ़ते हैं, SST पढ़ते हैं, ये सब जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सब के सब पाश्चात्य शिक्षा की ही देन है। इसमें इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको हम लोग डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं, यानी अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। इसमें इन्होंने कहना है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं भारतीय समाज में, तो उच्च वर्ग निम्न वर्ग इस तरह से लोग थे बटे हुए। तो जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जैसे जमींदार हो गए, राजा महाराजा के जो प्रिंसली स्टेट्स के जो शासक थे, उनके बच्चे हो गए, इन लोगों को पहले शिक्षा दिया जाए और इन लोगों को शिक्षा प्रदान करने के बाद ये शिक्षा छन करके जो है मतलब नीचे के निम्न वर्ग के लोगों की तरफ पहुंचेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। यानी कि सर्वप्रथम उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान की जाए ताकि शिक्षा जो है वो छन कर निम्न वर्ग तक पहुंच सके। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके बाद जो मैकाले के समिति के बाद जो शिक्षा है वो अंग्रेजी भाषा में और वेस्टर्न एजुकेशन यानी कि पाश्चात्य शिक्षा वो लागू कर दी गई। ठीक है, विलियम बेंटिक के द्वारा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के कार्य में 1854 में वुड डिस्पैच, ठीक है, चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उस समिति ने एक रिपोर्ट पेश किया जिसको हम लोग वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। और ये वुड डिस्पैच मैग्ना कार्टा कहलाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है। इसमें 100 आर्टिकल्स थे। ठीक है, अभी भी जो हम लोग जो जैसे कि देख रहे हैं, ग्रेजुएशन 3 साल का ग्रेजुएशन है, फिर बीच में इंटरमीडिएट है और 10 साल का स्कूली शिक्षा है। स्कूली शिक्षा, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन मतलब उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। तो ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन वुड डिस्पैच में ही किया गया है। तो सिफारिशें क्या थी इसकी? भारत में पाश्चात्य शिक्षा
शिक्षा एवं संस्कृति का प्रसार अंग्रेजी माध्यम में किया जाना चाहिए। पास में प्राच्य यानी कि प्राचीन शिक्षा, ठीक है। जो प्राचीन शिक्षा है उनको प्राचीन शिक्षा और संस्कृत का जो प्रसार है वो अंग्रेजी माध्यम में यानी कि अनुवाद करके उसको करना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में देनी चाहिए। 1ली से 5वीं तक के लिए प्राथमिक विद्यालय का निर्माण, ठीक है। ये पहले 1 से लेकर के 5 तक जो है वो स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की बात करते हैं और साथ ही साथ जो विद्यालयों का निर्माण है उनकी भी सिफारिश करते हैं। माध्यमिक शिक्षा के बारे में ये कहते हैं कि स्थानीय एवं अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य शिक्षा एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल की स्थापना, ठीक है। यानी कि माध्यमिक शिक्षा में स्थानीय प्लस साथ में अंग्रेजी भी करने की सिफारिश की, अंग्रेजी भाषा में भी देने की सिफारिश की। साथ ही साथ वर्नाकुलर हाई स्कूल, वर्नाकुलर मतलब लोकल, ओके, लोकल हाई स्कूल, जो वर्नाकुलर भाषा में जो हाई स्कूल है उनकी स्थापना करने की सिफारिश करते हैं। उच्च शिक्षा को कंप्लीट अंग्रेजी मीडियम में रखा गया जिसमें कि पाश्चात्य शिक्षा पढ़ाए जाने की बात इन्होंने की। साथ ही साथ तकनीकी शिक्षा, निजी विद्यालय तथा महिला शिक्षा को भी प्रोत्साहन देने की बात कही गई। साथ ही साथ यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की भी सिफारिश इसमें किया गया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन बदलाव जो है डिस्पैच के माध्यम से ब्रिटिशर्स के द्वारा भारतीय शिक्षा में किया गया। आगे हम लोग देखते हैं उड डिस्पैच में जो है लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर 3 विश्वविद्यालय की स्थापना 1858 में की गई थी, जिसमें कि कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई और मद्रास, ये 3 विश्वविद्यालय शामिल थे। एक निदेशक या डायरेक्टर के अधीन लोक शिक्षा विभाग की ही स्थापना उड डिस्पैच के अंतर्गत की गई थी, जिसमें कि 5 कार्यालय लोक शिक्षा विभाग के थे। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। 1856 में रुड़की एवं कलकत्ता में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना की गई, जो आज भी हम लोग देखते हैं IIT रुड़की। बाद में किया गया इसका नाम बदलकर। पहले ये तकनीकी महाविद्यालय के रूप में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट, तो हमारा जो ट्रिक था वो था हु रा। तो वुड डिस्पैच हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे हंटर कमीशन। हंटर कमीशन की बात करें तो हंटर कमीशन जो है वो 1822 में लॉर्ड रिपन के काल में लाया गया और अध्यक्ष थे W हंटर, ठीक है। उद्देश्य है कि वुड डिस्पैच के अंतर्गत हुए सुधारों की जांच करना। तो इन्होंने व्यवहारिक शिक्षा के प्रावधान, ठीक है, और छात्रों में नैतिकता यानी इथिक्स और मोरालिटी का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो देने की बात की। साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा में कुछ सुधार करने की बात की। महिला शिक्षा में अपर्याप्त विकास हुआ है, ऐसा इन्होंने कहा। विश्वविद्यालय से सरकार का नियंत्रण जो है वो हटाने की सिफारिश, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा हंटर आयोग है। हंटर आयोग के बाद आता है रेले आयोग, जिसकी स्थापना 1904 में होती है। वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन है, ठीक है। अध्यक्ष है थॉमस रेले। और विश्वविद्यालय के सुधार हेतु इसको हम लोग विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं, VV आयोग भी कहते हैं, विश्वविद्यालय आयोग भी इसे कहा जाता है। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा जो शिमला प्रस्ताव है, इस आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लाया गया। उक्त अधिनियम में के माध्यम से विश्वविद्यालय पर नियंत्रण स्थापित किया गया और उसके क्षेत्र का निर्धारण किया गया। यानी कि जो हंटर कमीशन के सिफारिश पर जो नियंत्रण विश्वविद्यालय से हटा दिया गया था, उस पर वापस से नियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अकॉर्डिंग वापस से नियंत्रण कर लिया गया रेले आयोग की अध्यक्ष की सिफारिश पर, ठीक है। विश्वविद्यालय में 50 से 100 उच्च सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, जिनका की कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का था, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1913 की शिक्षा नीति, ठीक है। 1904 में रेले आयोग के बाद नेक्स्ट 1913 की शिक्षा नीति आया था। 1911 में दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम द्वारा, हम लोग जानते हैं 1911 में जो है दिल्ली दरबार हुआ था, इसमें जॉर्ज पंचम द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर 50 लाख अतिरिक्त राशि व्यय करने का आदेश दिया गया, जिसके पश्चात सरकार को नई शिक्षा नीति लेकर आनी पड़ी। इस नीति के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में सुधार के प्रावधान किए गए। विश्वविद्यालय एवं कॉलेज की संख्या बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया, ठीक है। आगे हम लोग बात करें सैडलर आयोग, जो कि 1917 में आया, इसके अध्यक्ष सैडलर थे
और इसमें 2 भारतीय सदस्य भी थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम में, वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम में आया था। सिफारिशें क्या थी? स्कूली शिक्षा पर बल, इंटर की परीक्षा को माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का विभाजक बना दिया गया, यानी कि जो 1 से 10 तक, ठीक है, 1 से 10 तक, फिर 11th 12th, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर हम लोग ग्रेजुएशन। तो ये उच्च शिक्षा हो गया, ये स्कूली शिक्षा, और ये इन दोनों के बीच का कड़ी, ठीक है, इन दोनों के बीच का ये कड़ी इंटरमीडिएट को बनाया गया। स्नातक जो पहले 4 वर्ष का होता था उसको 3 वर्ष का किया गया, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिला के लिए अलग से विभाग बनाया गया। साथ ही साथ ढाका विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश भी की गई। इसके अलावा सेडलर आयोग और 1913 की शिक्षा नीति के आधार पर कुछ नए विश्वविद्यालय बनाए गए, जैसे कि 1916 में मैसूर एवं बनारस विश्वविद्यालय, ठीक है, की स्थापना की गई। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, उस्मानिया विश्वविद्यालय 1918, अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1920 और लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में की गई थी। ये सेडलर आयोग और 1913 की शिक्षा नीति के आधार पर किया गया। 1929 में हार्टोग समिति बनाई गई लॉर्ड इरविन के काल में, और इन्होंने प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर बल दिया। साथ ही उसके बाद 1937 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक सेशन होता है वर्धा के अंदर, ठीक है, वर्धा जगह का नाम है, और यहाँ पे चूंकि ये योजना लाया गया इसलिए इसको हम लोग वर्धा शिक्षा योजना कहते हैं। 1937 में गांधी जी द्वारा हरिजन पत्रिका के में लेख के माध्यम से इसको प्रसारित किया गया। वर्धा शिक्षा योजना को हरिजन पत्रिका में 1937 में गांधी जी द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। मुख्य प्रावधान इसमें थे 7 वर्षों तक मातृभाषा में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। स्कूली शिक्षा को व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए। साथ ही हस्तशिल्प और दस्तकारी शिक्षा भी जो है दी जानी चाहिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने सरकार से की थी। 1906 में बड़ौदा रियासत ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य किया था, बड़ौदा रियासत ने, ठीक है। बड़ौदा रियासत ने 1906 में सर्वप्रथम निःशुल्क शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य किया गया था, जो आज भी हम लोग देखते हैं। जो हमारा आर्टिकल 21A है, ठीक है, आर्टिकल 21A ये निःशुल्क शिक्षा की बात करते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की। उसके अलावा 2003 में जो हम लोग सर्व शिक्षा अभियान, एक केंद्र सरकार का योजना था सर्व शिक्षा अभियान, जिसके तहत भी निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये आज के टाइम में हमारे संविधान में प्रावधान है, लेकिन सबसे सर्वप्रथम निःशुल्क एवं शिक्षा का जो प्रावधान किया गया था वो बड़ौदा रियासत द्वारा किया गया था, और जो मांग की गई थी वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है सर्जेंट योजना। सर्जेंट योजना इसका जो ये 1944 में आया था। इन्होंने 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की, तथा गरीब छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति है उसकी व्यवस्था की भी बात की। राधा कृष्णन आयोग की बात करें 1948 और 49 में राधा कृष्णन आयोग, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है उनकी अध्यक्षता में लाया गया, और इसी आयोग के सिफारिश पर यूजीसी का गठन जो है वो 1953 में किया गया था, और 1956 में विधि बनाकर इसे स्वायत्त संस्था बना दी गई। तो यूजीसी आज हम लोग देखते हैं कि जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी हमारे देश में है वो सब के सब यूजीसी गाइडलाइन के अंतर्गत ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का जो भारतीय शिक्षा पर जो हमारा जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो इसी से आएंगे। इससे बाहर भारतीय शिक्षा से जो हमारा आधुनिक भारत का जो क्वेश्चंस है उसमें भारतीय शिक्षा से इससे बाहर क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह से शॉर्ट नोट्स, ये जो नोट्स हैं इनसे हम लोग रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर अवश्य करें। थैंक यू। Yeah.